Welcome to FreeDF Academy. We are going to discuss test number 5. Question number 1. Question number 1 में कह रहे हैं कोई भी बॉय जिसका मास 45 kg है 2 मीटर के हाइट से गिरता है और उसके जो लेग का बोन एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेग का लेंथ है 50 सेंटीमीटर। आगे कह रहे हैं दी बोन कैन विदस्टैंड ए स्ट्रेस ऑफ 0.9 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देन द यंग्स मॉडुलस फॉर द मटेरियल ऑफ द बोन। ध्यान दें, यहाँ पर जो बॉय है वो 2 मीटर की हाइट से गिरता है, तो जब वो नीचे गिरेगा तो बॉयज के जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ऑब्वियसली उस पर लॉस होगा और ये लॉस उसके दोनों लेग्स के जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी उसमें एज ए गेन मिल जाएगा। मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर बोथ द लेग्स। आगे समझते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें स्ट्रेस दे रखा है और पूछा जा रहा है यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस आप जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन हमें स्ट्रेन नहीं दिया गया है, तो बाकी का जो कुछ दिया गया है उसकी हेल्प से हम स्ट्रेन निकालते हैं। देखते हैं, तो बोला जा रहा है भाई लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर both legs। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बॉय का मास m दे रखा है तो mgh इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आप जानते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन। लेकिन हमें चाहिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ना कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों जो लेग्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम से अभी मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 मैंने पहले ही लिख दिया है बोथ द लेग्स के लिए, तो ये आ गया लेग का वॉल्यूम। मास 45, G10 दे रखा है, H2 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 स्ट्रेस 0.9 इंटू 10 टू द पावर 8 स्ट्रेन हमें निकालना है, और वॉल्यूम लेग एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -4 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर। तो क्योंकि स्क्वायर है और आगे हमें 50 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5, हमें 2 से 2 कैंसिल, 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 90 मल्टीप्लाइड बाई 0 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 900। हम लिख लें 9 इंटू 10 टू द पावर 2, यहाँ 9 इंटू 10 टू द पावर 7, 0.9 को हम 9 लिख दिए, और आप देख रहे हैं ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 यानी 2.5 इंटू 10 टू द पावर ये 8 और ये -4 यानी ये आ जाएगा 4, और मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन जो हमें फाइंड आउट करना है। 9 से 9 कैंसिल, 45 मल्टीप्लाइड बाई 2 90 मल्टीप्लाइड बाई 10 900। मैं ऐसे लिखूंगा इसको 900, 9 मल्टीप्लाइड बाई 100, और ये आ जाएगा हमारे पास, ये मैंने 0.9 को 9 लिख दिया, और ये 10 टू द पावर 7 लिख दूंगा फिर, और ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 यानी 2.5, और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन।
9 से 9 कैंसिल, मुझे चाहिए स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आ जाएगा बच्चों 100 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाइड बाई ये 10 टू द पावर 7, ये 10 टू द पावर -4 यानी 10 टू द पावर 3, तो ये आ गया 10 टू द पावर 3। जब ऊपर ले जाएंगे हम इसको तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -1 अपॉन 2.5, या हम ऐसे कह दें 1 अपॉन 25, या कह दें 0.04। ये हमको मिल गया स्ट्रेन। अब हमें स्ट्रेस तो इन्होंने दिया ही है, हम क्या निकाल सकते हैं, यंग्स मॉडुलस यहां निकाल लेते हैं। यंग्स मॉडुलस यहां लिख रहा हूं बच्चों, 22 से हम दिखा रहे हैं, और वो आप जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और स्ट्रेस हमको दिया गया है 0.9 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 0.04, तो ये हमें मिलेगा बाई y इक्वल टू 2.25 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड बाय ए सर्टेन फोर्स इट्स एलोंगेशन इज डेल्टा एल। आगे कहते हैं इफ सेकेंड वायर ऑफ द सेम मटेरियल, वर्ड यूज किया गया सेकेंड वायर ऑफ द सेम मटेरियल, इसका मतलब ये हुआ सेकेंड वायर का यंग्स मॉडुलस उतना ही है जितना कि फर्स्ट वायर का, हैज 4 टाइम्स द लेंथ, यानी सेकेंड वायर का लेंथ 4 टाइम्स है पहले वायर के कंपैरेटिवली, और रेडियस डबल है फर्स्ट वायर के कंपैरेटिवली, यानी सेकेंड वायर का लेंथ 4 टाइम्स है और रेडियस डबल है। तो इनका कहना है सेकेंड वायर पर भी उतना ही फोर्स लगाया गया जितना कि पहले वायर पर फोर्स लगाया गया, तो ये कह रहे हैं देन एलोंगेशन इन सेकेंड वायर इज। ध्यान दें, यंग्स मॉडुलस हम जानते हैं y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस को आप लिख सकते हैं F अपॉन A और स्ट्रेन को आप लिख सकते हैं डेल्टा L अपॉन L। तो हम यहां से रिलेशन पा सकते हैं y इक्वल टू F अपॉन A और L अपॉन डेल्टा L। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है, उसी फॉर्म में ये फॉर्मूला ले आते हैं। हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं देंगे बल्कि रेडियस दिया गया है, तो हम इसको वैसे ही लिख ले एफ एल अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। अब उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि भाई इनमें कौन कौन सी क्वांटिटी हमारे दोनों वायर के लिए सेम है। तो हम देख रहे हैं 4 सेम है, पाई तो कांस्टेंट है ही है, तो हम कह सकते हैं y इक्वल टू, हम अपने आसान करने के लिए क्योंकि हमें जल्दी आंसर पर पहुंचना है, f और पाई को गायब कर दीजिए, या जब आप गायब करेंगे तो L अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा L आ जाएगा। पहले वायर के लिए ये, दूसरे वायर के लिए जब हम, ये तो पहले वायर के लिए फॉर्मूला हो गया, जब हम इसी फॉर्मूले को सेकेंड वायर के लिए लिखेंगे फॉर सेकेंड वायर, तो आप देखेंगे y इक्वल टू L क्या रखा है इन्होंने 4 टाइम्स, रेडियस क्या रखा है डबल, तो भाई रेडियस डबल तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर, डेल्टा L आपको निकालना है, उसमें एलोंगेशन कितना होगा वो डेल्टा L डैश मान लिया, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आया L अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा L डैश। अगर आप इसको इसके इक्वल करोगे, जैसे कि बोल रखा है कि दोनों सेम मटेरियल के हैं, तो बाई सेम हो गया, तो इसे हम कहेंगे L अपॉन आर स्क्वायर डेल्टा L। आप देख रहे हैं कि भाई L से L कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो डेल्टा L डैश आ गया डेल्टा L के ही इक्वल। मीन्स ये हुआ
जितना पहले वायर में एलोंगेशन था उतना ही सेकेंड वायर में एलोंगेशन होगा। तो हमें ऑप्शन मिलता है 2, ऑप्शन 2। क्वेश्चन 3 हमसे कह रहे हैं A composite wire of diameter 1 centimeter consists of copper and steel wire of length 2.2 meter and 2 meter respectively. The total extension of the wire when struck by a force is 1.2 mm. The applied force is. बोला जा रहा है कंपोजिट वायर। मान लिया हमारे पास ये 2 वायर हैं, एक ये और दूसरा, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, इसीलिए बोला गया कंपोजिट वायर। आगे कह रहे हैं कॉपर वायर है और स्टील वायर है। कॉपर वायर का लेंथ 2.2 मीटर, यानी ये कॉपर है और ये स्टील है, इसका लेंथ 2.2 मीटर और इसका लेंथ 2 मीटर। डायमीटर दोनों का 1 सेंटीमीटर दिया है दोनों वायर्स के लिए। डायमीटर यानी रेडियस दोनों वायर के लिए 1 सेंटीमीटर, यानी 0.5 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, 0.5 सेंटीमीटर। आगे कहा जा रहा है टोटल एक्सटेंशन दोनों के लिए दिया गया और दोनों के लिए इन्होंने हमें यंग्स मॉडुलस भी गिवन है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स होगा वो कितना होगा। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस Y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी डेल्टा L अपॉन L। हम यहां से लिख सकते हैं Y इज इक्वल टू T अपॉन A। T का मतलब है टेंशन, यानी वही फोर्स हो गया बच्चों, मल्टीप्लाइड बाई L अपॉन डेल्टा L। समझे? यहां से अगर हम डेल्टा L निकालें तो हमें मिलेगा TL अपॉन A बाई कॉपर वायर के लिए और स्टील वायर के लिए हम ये लिखते हैं डेल्टा LCU, ये आ जाएगा TL1 कह दें कॉपर के लिए। एरिया तो दोनों का सेम ही है, तो हम इसे पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं बाई 1 कॉपर के लिए, और डेल्टा L स्टील के लिए लिखेंगे तो ये आएगा T, जो कि दोनों के लिए सेम होगा, L2 अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2। दोनों का सम कर देते हैं क्योंकि इन्होंने हमें टोटल एक्सटेंशन इन दी वायर दिया रखा है। तो दिस प्लस दिस हमें मिलेगा डेल्टा L इज इक्वल टू T अपॉन पाई आर स्क्वायर, हम कॉमन लेंगे T अपॉन पाई आर स्क्वायर कॉमन, हमें ब्रैकेट में मिलेगा L1 अपॉन Y1 प्लस L2 अपॉन Y2। डेल्टा L जो टोटल एक्सटेंशन है वो हमें गिवन है 1.2 mm, तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3। T वास्तव में हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई पाई का मतलब 3.14 और रेडियस इन्होंने हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर, यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -4, और ये L1 है 2.2 मीटर, 2.2 डिवाइडेड बाई Y1 यानी कॉपर, और कॉपर के लिए बाई इन्होंने दिया गया 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 11, 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 11 प्लस L2 हमें दिया गया 2 मीटर और Y2 हमें दिया गया है 2 इंटू 10 टू दी पावर 11। तो ये 2 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर 11, तो ये हमें मिला 2, और ये यानी हमको मिला
1.2 इंटू 10⁻³ और 3.14.25 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू टी। और ब्रैकेट में जो हमें मिला उसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻11। तो टी आ जाएगा आपके पास 1.2 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻11। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.14 इंटू 10⁻³ न्यूटन। 3.14 इंटू 10⁻, हमें मिलेगा 3 न्यूटन। 3.14 आप जानते हैं पाई के इक्वल, तो टी आ जाएगा पाई इंटू 10⁻³ न्यूटन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मैं यहां लिख देता हूं ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहते हैं ए वायर elongates by 2 mm when a load W is hanged from it। आगे कह रहे हैं if this wire goes over a pulley and 2 weights W each are hung at the 2 ends, then elongation in the wire will be। समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपके लिए कोई भी एक वायर दिया रखा था लाइक दिस, और यहां कोई भी एक वेट W हैंग करा दिए थे, और इस केस में एलोंगेशन इन्होंने दिया है 2 mm। अब दूसरे केस में इन्होंने कहा है कि इस वायर को हमने एक पुली से पास करा दिया लाइक दिस, इस तरीके से कि हाफ ऑफ द लेंथ इन दिस साइड एंड रिमेनिंग हाफ इन दिस साइड, और अब दोनों एंड पर हमने सेम वेट W हैंग करा दिया। और अब आपसे कह रहे हैं कि भाई कितना इस केस में टोटल एलोंगेशन होगा वायर में। तो देखते हैं, समझिए। यहां पर पहले इसके लिए लिखते हैं इक्वेशन। आप देख रहे हैं इधर जो टेंशन होगा यानी फोर्स वो W के इक्वली हो जाएगा। वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A मान लेते हैं, तो आप जान रहे हैं बाई इज इक्वल टू होता है F अपॉन A और डेल्टा L अपॉन L। तो यहां से हम डेल्टा L अपॉन L निकालेंगे, F की जगह W लिख लें, तो ये आएगा W अपॉन A वाई। आगे समझे, डेल्टा L आ जाएगा WL अपॉन A वाई। समझिए, ये डेल्टा L हमें इस केस के लिए है और ये हमें 2 mm दे रखा है। अब हम इधर वाले वायर के लिए लेंथ लिखें। मान लीजिए यही इक्वेशन अगर हम इधर वाले वायर के लिए लिखें यहां पर, तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से समझ लीजिए। मैं इसी इक्वेशन को इसके लिए लिख रहा हूं, तो मैं मान लिया डेल्टा L1 W वही रहेगा, लेकिन अब L की जगह ये L/2 है, तो ये आएगा L अपॉन 2, और A वही रहेगा और बाई भी वही रहेगा, तो A बाई यानी ये आपको मिला WL अपॉन 2AY। वैसे ही अगर इधर वाली साइड के लिए आप लिखेंगे तो सिमिलरली उतना ही आ जाएगा WL अपॉन 2AY। तो इस केस में टोटल एलोंगेशन, इधर का एलोंगेशन प्लस इस साइड का एलोंगेशन, वो आ जाएगा डेल्टा L डैश इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो हम डेल्टा L डैश देख रहे हैं, इसको और इसको ऐड करोगे
तो वो हमें WL/A/y के इक्वल ही आ जाएगा, यानी जितना इसमें एलोंगेशन था उतना ही आ जाएगा, मतलब डेल्टा एल के इक्वल, यानी आंसर हो गया 2 mm। तो ऑप्शन देख रहे हैं भाई, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। यहां लिख देते हैं ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में कहते हैं A steel rod of length 6 meter and diameter 2 mm is fixed between two rigid support. The stress in the rod when the temperature is increased by 80 centigrade if ends do not yield। इसका मतलब ये हुआ, हमें कोई भी एक रॉड है और वो इस तरीके से दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स्ड कर दिया गया है। इसका लेंथ दिया गया है 6 मीटर और डायमीटर 2 mm। बोला जा रहा है इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दिया गया, तो यील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यील्ड प्रोड्यूस नहीं होने का मतलब है रॉड का लेंथ नहीं बढ़ रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रॉड का लेंथ इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन इंक्रीज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अब इस रॉड को क्योंकि इन रिजिड क्लैंप्स के बीच में फिक्स कर दिया गया है, तो ये रिजिड क्लैंप्स इसकी लेंथ को इंक्रीज होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। बल्कि ये कहिए कि ये रॉड इन रिजिड सपोर्ट पर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, स्ट्रेस अप्लाई करेगा। वही हमें फाइंड आउट करना है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो आप जानते हैं उसे हम थर्मल स्ट्रेस कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड। थर्मल स्ट्रेस जो होता है वो होता है अल्फा बाई डेल्टा थीटा। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बाय यंग्स मॉडुलस और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर। तो हमें सब कुछ यहाँ पर गिवन है। अल्फा आप देख रहे हैं, अल्फा आपको दिया गया 12 इंटू 10 टू द पावर -6, 12 इंटू 10 टू द पावर -6, और बाई गिवन है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू 10 टू द पावर 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और डेल्टा थीटा आपको दिया गया है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा थीटा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 80, और ये आ जाएगा आपके पास फिर 1920, क्योंकि हमें यंग्स मॉडुलस केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है और आंसर भी हमें केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही दिया गया है। तो इसके आगे हम इसीलिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखेंगे। और ऑप्शन हम देख रहे हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6 हमसे कह रहे हैं इफ स्ट्रेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू यंग्स मॉडुलस द एलोंगेशन विल बी। वैसे तो सिंपल सा मेंटल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। यहां इन्होंने कह दिया स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। तो जब स्ट्रेस न्यूमेरिकली यंग्स मॉडुलस के इक्वल है तो दिस और दिस कैंसिल हो जाएंगे और स्ट्रेन आपको मिल जाएगा 1 के इक्वल। और स्ट्रेन आप जानते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, यानी 1 के इक्वल। तो डेल्टा एल कितना आ गया, एल के इक्वल। एल है ओरिजिनल लेंथ, और अब हमसे पूछा जा रहा है द एलोंगेशन विल बी इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। ऑब्वियसली डेल्टा एल एलोंगेशन ही तो है, तो डेल्टा एल किसके इक्वल आ गया, ओरिजिनल लेंथ के इक्वल। ऑप्शन हो गया 3, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं
An iron ball of length L, cross-sectional area A and Young's modulus Y is heated from 0 to 100 degrees centigrade. If this ball is held so that it does not permit it to bend and to expand, then the force F that is developed is proportional to. Obviously ये भी थर्मल स्ट्रेस का ही क्वेश्चन है जो कुछ देर पहले हम देखे थे। और थर्मल स्ट्रेस आप जान रहे हैं कि थर्मल स्ट्रेस जिसे हम कह सकते हैं F अपॉन A इज इक्वल टू था अल्फा बाई डेल्टा थीटा। तो F आपसे पूछा गया है बाई अल्फा A डेल्टा थीटा। हम देख रहे हैं कि डेवलप्ड फोर्स F इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, is independent of original length. तो obviously option third correct option. Question 8 में हमसे कहते हैं the ratio of diameters of two wires of same material is n/1 और हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। इसका मतलब यह हुआ जिसका डायमीटर n है वो थिक वायर है और जिसका डायमीटर 1 है वो थिन वायर है। मतलब ये हुआ हम यहाँ ये कह सकते हैं डायमीटर ऑफ थिक और डायमीटर ऑफ थिन ये दे रखा है n/1। आगे हमसे बोला गया है लेंथ ऑफ ईच वायर इज 4 मीटर ऑन अप्लाइंग द सेम लोड, यानी दोनों का लेंथ सेम है, लोड भी जो अप्लाई किया गया वो भी सेम है। द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ थिन वायर विल बी, ऑप्शन देख के हमें पता लग रहा है कि L² टाइम्स, यानी यही कहा जा रहा है कि थिन वायर के लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा, जो एलोंगेशन होगा, वो थिक वायर के लेंथ में जो एलोंगेशन है उसके कंपैरेटिवली क्या होगा। तो हम यहाँ पर देख जो डायमीटर थिक और थिन को हमें दिया रखा है n/1, हम इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं R1 अपॉन R2। R हमने रेडियस दिखाया गया है, तो ऑब्वियसली डायमीटर का रेशियो जब n/1 है तो रेडियस का रेशियो भी n/1 ही होगा। थिक वायर को हम R1 से रेडियस दिखा रहे हैं और थिन वायर का हम R2 से रेडियस दिखा रहे हैं। हम जानते हैं Y यानी यंग्स मॉडुलस, और ये आप जान रहे हैं फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा L अपॉन L। डेल्टा L अपॉन L आ जाएगा F अपॉन A/Y। आपको दिया गया है डेल्टा L आपको फाइंड करना है, तो डेल्टा L आ जाएगा FL अपॉन A/Y। आगे समझते हैं, A के लिए हम लिख सकते हैं πr², तो हम लिख लेते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन πr²। हमें लोड अप्लाइड यानी कैपिटल F की वैल्यू सेम दे रखी है, L दोनों वायर का यानी लेंथ सेम दे रखा है, पाई कांस्टेंट है, बाई दोनों वायर के लिए सेम होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, यानी हम ये कह सकते हैं डेल्टा L इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 आपको मिल जाएगा R2² अपॉन R1²। आप देख रहे हैं R2 अपॉन R1 आएगा 1 अपॉन n, यानी 1 अपॉन n का स्क्वायर। आपको डेल्टा L2 निकालना है, वो आएगा n² मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा L1। इसका मीन्स ये हुआ थिन वायर के लेंथ में एलोंगेशन जो थिक वायर है उसके एलोंगेशन का n² टाइम्स होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 में कहते हैं द डायमेंशन ऑफ 4 वायर्स of the same material are given below, in which wire the increase in the length will be maximum। 4 ऑप्शन देख के हमें लग रहा है कि हमको लेंथ और डायमीटर दे रखे हैं जिसको इन्होंने डायमेंशन कहा है, तो हमें ये देखना है किसके केस में एलोंगेशन मैक्सिमम होगा। आप जान रहे हैं एलोंगेशन होता है, अभी कुछ देर पहले यानी ठीक इससे पहले न्यूमेरिकल में भी हम देखें FL अपॉन A/,
सभी वायर्स पर सेम लोड अप्लाई किया जाएगा, सभी वायर का यंग्स मॉडुलस सेम रहेगा क्योंकि सभी वायर सेम मटेरियल के हैं। तो आप ये कहिए डेल्टा एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, या हम ऐसे कहें डेल्टा एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्शन को आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, पाई कांस्टेंट, तो इसलिए हम डेल्टा एल को लिख सकते हैं एल अपॉन आर स्क्वायर, यानी जिसके लिए एल अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा होगा उसी का एलोंगेशन, उस वायर में एलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं भाई चेक करके, सभी वायर्स का हम चेक करके देखेंगे तो यहाँ हमें पता लग जाएगा कि जो लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, उसका फोर्थ ऑप्शन के लिए एल अपॉन आर स्क्वायर का रेशियो सबसे ज्यादा होगा। देख लेते हैं, लेंथ है फोर्थ ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर और डायमीटर है 0.5 mm, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 अपॉन 0.5 यानी 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, तो आप देख रहे हैं ये आ जाएगा आपके पास 50 फिर 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5, तो ये 10 टाइम्स और ये आएगा आपके पास 2, तो आप देख रहे हैं ये आपको मिला 200। बाकी के 4 और 3 ऑप्शन है 1 2 3, उनमें ये 200 से लेस देन आएगा, इसलिए हमने कह दिया ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 10 में कहते हैं 2 wires of the same material and length with diameters in the ratio 1:2 are struck by the same force. The potential energy per unit volume for the 2 wires when struck will be in the ratio. ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर ए स्ट्रैक्ड वायर इज इक्वल टू, आप जानते हैं E, हमने E दिखाया यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होता है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। हम क्या करते हैं बच्चों, स्ट्रेन से डिवाइड कर देते हैं और स्ट्रेन से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बाई बन गया। हमारे इस केस में सेम मटेरियल दिया गया है तो बाई कांस्टेंट हो जाएगा, यानी E आ जाएगा बाई अपॉन 2, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल यानी स्क्वायर। हमारे इस केस में बाई कांस्टेंट एल कांस्टेंट, तो हम कहेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल का स्क्वायर, और डेल्टा एल वास्तव में हमें नहीं पता, आगे देखते हैं। आप जानते हैं बाई इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल, तो डेल्टा एल आ जाएगा एफ अपॉन ए, एल ऊपर पहुंच जाएगा और बाई यहां पर एफ एल बाई कांस्टेंट यानी डेल्टा एल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो हम कहेंगे ई पावर 4 रेडियस का पावर 4। क्वेश्चन में दिया गया है डायमीटर्स का रेशियो 1:2, तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आप E1 अपॉन E2 आ जाएगा R2 का पावर 4 अपॉन R1 का पावर 4 यानी 16/1, तो रेशियो आ गया 16:1। ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 11 में कहते हैं ए क्यूब इज शिफ्टेड टू अ डेप्थ ऑफ 100 मीटर इन ए लेक एंड द चेंज इन वॉल्यूम इज 0.1%, तो हमसे बल्क मॉडुलस पूछा गया है
जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप जानते हैं बल्क मॉडुलस होता है माइनस का डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमें यहां पर डेल्टा पी दे रखा है रो जी एच। रो का वैल्यू वाटर के लिए 10⁻3, जी आप जानते ही हैं, एच का वैल्यू आपको दिया रखा है 100 मीटर, और डेल्टा वी अपॉन वी आपको दिया है 0.1%। तो ये हमें मिल जाएगा माइनस का 0.1% का मीन्स ये हुआ माइनस का 0.1 अपॉन 100। सब कुछ यहाँ पुट कर देते हैं तो बल्क मॉडुलस आपको मिल जाएगा रो का मतलब 10⁻3, जी का मतलब 10, एच का मतलब 100 और डेल्टा वी अपॉन वी माइनस माइनस प्लस यानी 0.1 और ये 100 ऊपर, तो ये आ जाएगा 10⁻3 प्लस 1, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 12 में हमें एक फिगर दे रखा है और फिगर है ग्राफ बिटवीन एलोंगेशन एंड लोड। बोला जा रहा है 3 वायर्स ए बी सी मेड ऑफ सेम मटेरियल, यानी 22 सेमी के लिए सेम हो गया, एंड रेडियस हैव डिफरेंट लेंथ। जो वायर गिवन है उनका मटेरियल सेम है और रेडियस सेम है लेकिन लेंथ डिफरेंट है। आगे कह रहा है द ग्राफ इन द फिगर शो द एलोंगेशन लोड वेरिएशन द लॉन्गेस्ट वायर इज। ध्यान देते हैं, इधर ध्यान से समझिए। y इज इक्वल टू आप जानते हैं F अपॉन A और डेल्टा L अपॉन L। हमें फाइंड आउट करना है ग्राफ एक तरीके से, या ग्राफ से इंफॉर्मेशन पता करना है एलोंगेशन वर्सेस लोड। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू F यानी लोड, W और ये A, L ऊपर और डेल्टा L नीचे। तो डेल्टा L आ जाएगा आपके पास L अपॉन A और ये बाई और ये W। हमें ग्राफ जो दिया गया है वो डेल्टा L और W में दिया गया है। तो ये L अपॉन A बाई ये स्लोप हो गया, क्योंकि जो भी ग्राफ दिए गए हैं वो ओरिजिन से पास होते हुए 3 स्ट्रेट लाइन दे रखी है A B C के लिए। उन सभी स्ट्रेट लाइन जो दे रखी है उनका स्लोप इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। तो स्लोप आप देख रहे हैं यहाँ पर A कांस्टेंट बाई कांस्टेंट, क्योंकि A यानी रेडियस सेम दे रखा है, बाई सेम मटेरियल। तो जो स्लोप होगा हम कह रहे हैं यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका लेंथ भी सबसे ज्यादा। तो गिवन फिगर में हम देख रहे हैं कि C वायर का स्लोप सबसे ज्यादा है, यानी C वायर का लेंथ सबसे ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं ए हाइड्रोलिक प्रेस कंटेन्स 250 लीटर ऑफ ऑयल। द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द ऑयल when its pressure increases to 10⁻7 Pascal, the bulk modulus of the oil is given 5 × 10⁹ Pascal। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आप जानते हैं बल्क मॉडुलस होता है P इक्वल टू माइनस का डेल्टा P अपॉन डेल्टा B अपॉन B। हमें डेल्टा B अपॉन B देखना है, माइनस का डेल्टा P अपॉन B आ जाएगा और डेल्टा B अपॉन B। हमें डेल्टा P दे रखा है इन्होंने 10⁻7 और B दे रखा है 5 × 10⁹9, 5 × 10⁹9। तो डेल्टा B अपॉन B हमें मिलेगा माइनस का 1/500।
डेल्टा वी आ जाएगा माइनस का बी अपॉन 500। बी आपको दे रखा है 250 लीटर, तो आप डेल्टा वी पाएंगे माइनस का 0.5 लीटर, और डेल्टा वी ही इन्होंने हमसे पूछा है, यानी हमें ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 14 पर आते हैं। 14 में कहा जा रहा है ए सेकंड पेंडुलम क्लॉक्स हैज ए स्टील वायर, द क्लॉक शोज करेक्ट टाइम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बोलते हैं हाउ मच टाइम डज द क्लॉक लूज और गेन in 1 week when the temperature is increased to 35 degree centigrade। coefficient of linear expansion हमको दिया रखा है। पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। आप जानते हैं सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है t इक्वल टू 2 पाई l अपॉन g। मैं यहां पर इसको t नॉट लिख देता हूं, इसको l नॉट कर देता हूं। जब हमने टेम्परेचर को डेल्टा थीटा इंक्रीज कर दिया, डेल्टा थीटा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो आप जानते हैं जो स्टील वायर है उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। तो इंक्रीज लेंथ विल बी गिवन बाय L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। ये हम उस समय लेंथ है जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया है, तो उस समय टाइम पीरियड दिया जाएगा t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l अपॉन जी से l की जगह हम ये यूज कर लें तो हमें मिलेगा 2 पाई, और ये l नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन जी। यहां पर हम सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो t आपको मिलेगा 2 पाई एल नॉट अपॉन जी, और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का पावर 1 अपॉन 2। इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये टी नॉट बन गया, तो टी आपको मिलेगा टी नॉट और ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 अल्फा डेल्टा थीटा। सॉल्व करते हैं। t इक्वल टू टी नॉट प्लस टी नॉट अपॉन 2 अल्फा डेल्टा थीटा। टी नॉट इधर ले आइए तो t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन 2 अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा टी आ जाएगा टी नॉट अपॉन 2 अल्फा डेल्टा थीटा। वास्तव में हमें यही डेल्टा टी फाइंड आउट करना है, यही हमारा लूज या गेन है, और कितने समय के लिए? 1 वीक के लिए। तो टी नॉट का वैल्यू 1 वीक, अल्फा आपको दिया गया है, यहां अप्लाई कर लेते हैं। डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टी नॉट आपको दिया रखा है 1 वीक यानी 7 डेज 24 आवर्स से मल्टीप्लाई किया, 60 मिनट फिर 60 सेकेंड। अल्फा आपको गिवन है, अल्फा इन्होंने दिया है हमें 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, 1.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, और पहले टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड और अब हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी अब इंक्रीमेंट हो गया 10 का। तो हमें यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका जो कैलकुलेशन मिलेगा वो मिलेगा 3628800 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 सेकेंड। तो डेल्टा टी हमें मिल जाएगा 36 पॉइंट, ये माइनस 5 है तो यहां शिफ्ट हो जाएगा 28 सेकेंड। कहने का मतलब ये हुआ जो क्लॉक है उसके टाइम में जो चेंज आ जाएगा 1 वीक में वो आ जाएगा 36.28 सेकेंड। ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन 4 करेक्ट, ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 15 कहते हैं
A long spring when stretched by 2 centimeter has potential energy U. If the same spring is stretched by 8 centimeter, the potential energy of the spring will be. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आप जानते हैं स्ट्रेच्ड स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी उसमें जो एक्सटेंशन है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो जब एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर है पोटेंशियल एनर्जी U, और जब एक्सटेंशन 8 सेंटीमीटर है यानी अब एक्सटेंशन पहले एक्सटेंशन का 4 टाइम्स है. तो सीधी सी बात है 4 टाइम्स का मतलब उसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16U. फॉर्मूला ये यूज करके आप U इज इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर और U डैश 1/2 kx हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर. तो अब जो हमारे पास आएगा 1/2 k और ये 2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर. सॉल्व करेंगे तो U डैश मिल जाएगा 16U. ऑप्शन 2 इज करेक्ट.